नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और उसी क्रम में एक और बेहतरीन कदम आप मेरे साथ बढ़ाने जा रहे हैं। विद्वान साथियों, लास्ट सेशन में हमने कक्षा 11 कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर जितने भी थे हमारे 10 तक वो हमने कक्षा 12 शुरू कर दी थी मनोविज्ञान के लिए, और कक्षा 12 का पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, बुद्धि और अभिक्षमता। आज से हम कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जहां हम व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो सेशन आप पढ़ रहे हो, यानी 11th और 12th की जो बुक आप अभी मेरे साथ पढ़ रहे हो, आप सी टेट, एमपी टेट, यूपी टेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, यानी शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी एग्जाम दो जहां पर मनोविज्ञान आता है, हर एग्जाम में ये काम आएगा आपके, हर एग्जाम में काम आएगा आपके। तो शिक्षा से जुड़े हुए सभी एग्जाम के लिए ये जो सेशन है वो आपके लिए रहने वाला है। अगर आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आपका वहां पर मनोविज्ञान टॉपिक है, तो आप बिल्कुल भी निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की, और करते हैं शुरू सेशन। मनोज भाई कैसे हैं? जयश्री जी, तनु जी, रेखा गहलोत जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। आप हमेशा ऑफलाइन करते हैं, आज पहली बार आप ऑनलाइन आए हैं, तो आपको एक नया अनुभव यहाँ पर जो हो हम देने का प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर लगे और चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लेते हो क्लास, तो वहां पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी चर्चा कर सकते हो, अपनी बात अपने टीचर तक पहुंचा सकते हो। तो ऑनलाइन क्लास लेने के फायदे ज्यादा है बजाय ऑफलाइन क्लास के। अगर समय नहीं है तो ऑफलाइन देख सकते हो। जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी अभी नहीं करेंगे जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, अभी लक्ष्य रीट है। तो कक्षा 12 हम शुरू कर रहे हैं। कक्षा 12 हमने शुरू कर दी है। यूनिट नंबर 2 है आज आपकी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करेंगे। एवरी संडे 12 बजे ये सेशन होता है। इससे पहले 21 सेशन हो चुके हैं। अगर वो 21 सेशन नहीं देखे हैं आपने, तो सारे के सारे सेशन आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लस सारे के सारे सेशन की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं बने हैं तो परिवार के सदस्य जरूर बन जाएं, ताकि आने वाले जितने भी सेशन हैं उन सबको आप सबसे पहले देख पाएं। और साथ ही आप जो है वो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। चाहे आप बारकोड स्कैन करके कर सकते हैं, या आप चाहें तो इन लिंक के माध्यम से भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2, इकाई नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं सुनील जी आप? सचिन शर्मा जी कैसे हैं? वीरेंद्र जी स्वागत आपका। राजेंद्र जी स्वागत आपका। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि सभी बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। करें शुरुआत आज के सेशन की? चलिए करते हैं शुरुआत। हवा आ रही है क्या? तो ठंडी, एक सेकंड रुको। अब करते हैं शुरू। देखिए, व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। व्यक्तित्व टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 2 से लेकर 3 क्वेश्चन जो है वो व्यक्तित्व से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप सी टेट की तैयारी करें या रीट की तैयारी करें, चाहे फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। तो क्या है व्यक्तित्व? जनरली अगर व्यक्तित्व की बात करते हैं तो यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का, या व्यक्ति का अर्थ यहां पर मेल या फीमेल से नहीं है, व्यक्ति का अर्थ है यहां पर किसी भी मानव का, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उसका बाहरी आवरण। जैसे मुझे आप देख रहे हो, काली टी शर्ट देख रहे हो, चश्मा देख रहे हो, ऐसे सुंदर सा, ऐसे मेरा चेहरा जो लाइट में आपको दिख रहा है, हालांकि सुंदर हूं नहीं मैं, तो आपको लगेगा कि सर का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। यानी मैं सीधा सीधा कहूं तो बाहरी दिखावे को देखकर, बाहरी दिखावे को देखकर किसी व्यक्ति के बारे में एक दृष्टिकोण बनाना, एक विचार बनाना, वही व्यक्तित्व है। किसी को देखकर आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, यही व्यक्तित्व है।
तो आइए व्यक्तित्व की विस्तार से जो हम चर्चा करते हैं। चेतन गिरी जी, कैसे हैं आप? सब व्यक्तित्व से पहले सब परते क्या होता है, सब कॉन्सेप्ट यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, आइए सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। क्या होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ का अर्थ होता है खुद के बारे में, खुद का। कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो या आपके विचार कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं। सब परते क्या होता है देखिएगा, व्यक्ति स्वयं के बारे में, स्वयं की योग्यता, क्षमता, भावनाओं आदि के बारे में जो विचार रखता है वह उसका सब परते है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने आप को कमजोर समझते हो, होशियार समझते हो, आप अपने आप को किस स्थिति में समझ रहे हो, आपका आपके प्रति क्या दृष्टिकोण है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नेगेटिव प्रकृति के होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार हे भगवान, मैंने ऐसे घर में क्यों जन्म दियो, कड़ी अमीर घर का अनिल अंबानी जैसा घर में जन्म दे दे, तो अशोक गहलोत जी के घर में जन्म दे दे। तो यानी वो अपने आप से हमेशा दुखी रहते हैं, अपने आप से ही शिकायत करते रहते हैं। ये एक कैसा व्यक्तित्व है? ये जो प्रत्यय है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। एक व्यक्ति वो होता है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा अपने आप पर विश्वास रखता है और ईश्वर से कहता है कि तू जो कर रहा है ना वो बहुत अच्छा कर रहा है। अच्छा, जितने भी और तुम्हारे पास समस्या है ना, हे भगवान, जैसे जेठालाल देखा होगा आपने तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, कि हे भगवान समस्या खत्म होगी गे, अगर नहीं खत्म हुई तो और भेज दे, मैं तैयार हूं हर समस्या से संघर्ष करने के लिए। तो ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो होता है पॉजिटिव व्यक्तित्व। तो आप अपने बारे में क्या दृष्टिकोण रखते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही आपका सौ प्रत्यय है। वैसे देखा जाए तो एक नवजात शिशु में स्वयं के बारे में धारणा विकसित नहीं होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है अपने बारे में। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता है, वो अपने आप को जानता है। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसका सब प्रत्यय आकार लेने लगता है, वह स्वयं के बारे में जानने लगता है, स्वयं की योग्यताओं, क्षमताओं, कमियों आदि के बारे में समझ विकसित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक सब प्रत्यय भी निर्मित हो जाता है। जैसे मैं हालांकि रंग भेद में विश्वास नहीं रखता हूं, हालांकि मैं रंग भेद में विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन फिर भी देखिए एक व्यक्ति ऐसा है जो थोड़ा ठिगना है, थोड़ा सा उसका चेहरा अच्छा नहीं है, काला रंग ज्यादा है, उसका बाल भी कम है, सर पे ऐसे टकला सो हो गया है, तो वो हमेशा अपने बारे में क्या सोचता है, वो अपने आप को हमेशा दूसरों से थोड़ा कमजोर समझता है, दूसरों से थोड़ा अलग समझता है, अपने आप को वो नेगेटिव दृष्टिकोण में रखता है। एक व्यक्ति वो होता है जो सुंदर दिखता है, अच्छी उसकी बॉडी होती है, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बाल होते हैं, उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है अपने बारे में, वो एक सकारात्मक जो है वो कॉन्सेप्ट बनता है। तो सब प्रत्यय क्या होता है, हम अपने बारे में, जय सैनी जी, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही हमारा सौ प्रत्यय है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्या आता है। नेक्स्ट आता है कि किसी व्यक्ति का सौ प्रत्यय दो पक्षों से निर्मित होता है। पहला व्यक्तिगत पहचान से, आपकी पर्सनल पहचान से, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान से। जैसे मान लो मैं ये कहूं, एक कक्षा है मेरे सामने जिसमें 50 बच्चे हैं, और मैं कहूं कि आप में से वो बच्चे हाथ ऊपर करो जो अपने आप को सबसे बेहतर मानता है, सबसे होशियार मानता है, सबसे अच्छा मानता है। कुछ बच्चे हाथ ऊपर करेंगे, साधारण सी बातें करेंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हाथ नहीं ऊपर करेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप में से वो बच्चे हाथ ऊपर करो जो अपने आप को सामान्य मानते हैं, एवरेज मानते हैं, ऐसे नॉर्मल मानते हैं। बहुत सारे बच्चे हाथ ऊपर करेंगे। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि आप में से वो बच्चे हाथ ऊपर करो जो अपने आप को कमजोर मानते हैं, तो कुछ बच्चे उसमें भी हाथ ऊपर करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यह कैसे हो रहा है, कैसे पता कि आप कैसे हैं? आपने खुद अपने बारे में जो दृष्टिकोण क्रिएट किया है,
यह है आपका स्व प्रत्यय। दो प्रकार का होता है, पहला तो व्यक्तिगत पहचान के द्वारा और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के द्वारा। स्व प्रत्यय का विकास व्यक्ति के अनुभव के साथ ही निर्मित होता है। जब वह समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ अनुक्रिया करता है तो उसे स्वयं के बारे में पता चलता है, जिसके कारण वह स्व प्रत्यय विकसित करता है। जैसे एक लंबा व्यक्ति होता है तो वो जब दूसरे लोगों के संपर्क में आता है, समाज के अन्य लोगों के संपर्क में आता है, तो सारे दोस्त उसको क्या कहते हैं? लंबू, खंबा, ताड़, बांस का पेड़ है, और नीचे हो जाए नहीं तो सिर फूट जाओ, ऊपर चौगट के बैठ जाओ, क्योंकि लंबा व्यक्ति होता है तो वो खिड़की दरवाजे सब में जो है परेशानी होती है उसको। तो सारे लोग, देखो दूसरा व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं, ये सामाजिक पहचान, लोगों में उसकी कैसी पहचान है? एक लंबे व्यक्ति के तौर पर, एक लंबू के तौर पर पहचान है। जो ठिगना होता है उसकी ठिगने के रूप में पहचान होगी। तो हर व्यक्ति को समाज भी एक पहचान देता है, एक टैग देता है। और पहला वो व्यक्ति खुद अपने बारे में क्या सोचता है, पहला वो व्यक्ति खुद अपने बारे में क्या सोचता है, दूसरा समाज उसको किस दृष्टिकोण से देखता है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? स्व प्रत्यय निर्मित होता है। इस प्रकार स्व प्रत्यय को यदि परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि हमारे स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण, अपनी क्षमताओं, गुणों, विशेषताओं आदि के बारे में जो विचार रखते हैं उसे ही क्या कहते हैं? स्व प्रत्यय कहते हैं। हमारे स्वयं के बारे में प्रत्यक्षण, अपनी क्षमताओं, अपने गुणों, विशेषताओं आदि के बारे में जो विचार रखते हैं उसे हम स्व प्रत्यय यानी स्व कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, स्व सम्मान। व्यक्ति का स्वयं के बारे में, उनकी क्षमताओं, योग्यताओं के बारे में लिए गए निर्णय को स्व सम्मान कहा जाता है। स्व सम्मान का स्तर उच्च या निम्न हो सकता है। बच्चों का स्व सम्मान 4 क्षेत्रों में निर्मित होता है। शिक्षा में कैसे है? जैसे एक प्रतिभाशाली जो बच्चा होता है जिसके कक्षा में हर बार 100 में से 99, 98, 95 नंबर आते हैं, वो अपने आप को उच्च महसूस करता है, वो अपने आप को कक्षा में बेहतर महसूस करता है, वो अपने आप को ऐसे सम्मानित महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। दूसरा बच्चा मेरे जैसा जो सामान्य होता है, 100 में से 60, 70 नंबर आते हैं, वो सोचता है कि ठीक है, आपने कोई टेंशन को नहीं, ठीक है, पास तो जाना हो। तीसरा बच्चा वो होता है जिसके 100 में से 30, 35 नंबर आते हैं, 40 नंबर आते हैं, उसको टीचर भी खूब कहता है और वो खुद अपने आप के प्रति जो है थोड़ा सा ऐसे बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, उसको असम्मान प्रकट होता है। तो इसे क्या कहते हैं? स्व सम्मान। तो शैक्षिक दृष्टि से हो सकता है, सामाजिक दृष्टिकोण से हो सकता है, हमारे आसपास के लोगों के प्रति एक दृष्टिकोण है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई शराबी रहता है तो उसके ऊपर आपका क्या दृष्टिकोण है? ना रे अच्छो बेवड़ो आदमी है, सारे दिन पी वो करे, अरे चिंता ही कोनी, परिवार की टाबरा ने पढ़ानो है, घरे जानो है, कोई साग सब्जी ले जानी है, बस पिस्सा आया हाथ में पी के पड़ गए, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है जनरली। तो उसका स्व सम्मान नहीं है। स्व मींस अपना होता है, और वह व्यक्ति भी अपना सम्मान नहीं करता है, वह व्यक्ति अपने आप को वैसा ही समझता है, लाचार टाइप का। एक अच्छा व्यक्ति है, आपके मोहल्ले में एक रिटायर्ड कर्नल रहता है, सोचिए, तो आपके प्रति जब भी आप उसको देखोगे आप में से जोश भर जाएगा, यार वास्तव में आदमी ठीक है, वो सॉलिड आदमी है, देश के लिए इसने लड़ाइयां लड़ी है। आप जब भी उसको देखोगे उसके प्रति आप में सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। कैसी भावना उत्पन्न होगी? रेस्पेक्ट की भावना, सम्मान की भावना उत्पन्न होगी। तो ये क्या है? ये स्व सम्मान है। तो जैसा हम अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, लोगों के भी हमारे प्रति वैसे ही कॉन्सेप्ट जो है वो बनते जाएंगे। क्या इस बात से आप सहमत हैं? इस बात से आप सहमत हैं क्या? तो हमेशा चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमेशा अपने आप को मोटिवेटेड रखो, हमेशा अपने आप को स्ट्रोंग रखो। हाँ, ये बात सही है, जीवन में समस्या आएगी, बट उन समस्याओं का सामना एक अच्छे तरीके से करो ना, माता सीता की तरह करो। आप माता जो है वो मीराबाई की तरह, मीराबाई छोटी ही भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाती है, घर वाले शादी कर देते हैं, शादी के बाद पति की मृत्यु हो जाती है,
फिर सास ससुर बड़ा परेशान करते हैं, लेकिन हार नहीं मानती बंदी वो, फिर अंत में भगवान में से ही समा जाती है, अंत में भगवान में ही समा जाती है। तो हमेशा पॉजिटिव विचारधारा खुद के प्रति भी रखो और अपनी सोच भी पॉजिटिव रखो, यही सफलता का मूल मंत्र है। नेक्स्ट देखिए, खेलकूद और शारीरिक, ये सारे चारों दृष्टिकोण मिलकर क्या बनाते हैं, आपका स्व सम्मान निश्चित करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्व नियमन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है? व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, या हम अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है, हमें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना होता है। विद्यार्थी जीवन में कई बार कोई आवश्यकता होने पर भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उस आवश्यकता की पूर्ति में स्वयं पर नियंत्रण द्वारा देरी हो जाती है। एक एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है और आप कक्षा 10 में हैं और आपको मैच देखना बहुत ज्यादा पसंद है। अक्सर ऐसा होता था, वर्ल्ड कप जब चलता था तो टीवी बंद कर दिए जाते थे, याद है आपको? याद है? तो देखिएगा, टेलीविजन देखने का शौक होने पर भी परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करने के लक्ष्य हेतु टेलीविजन देखने के व्यवहार को नियंत्रित कर लेना, यह है सेल्फ कंट्रोल। वो आपने मूवी में एक डायलॉग भी देखा होगा, कंट्रोल, है ना, कंट्रोल कंट्रोल मजनू कंट्रोल, है ना। तो वो ही बात यहां पर है। यानी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आती है जब हमें, जैसे आपके पिताजी ने आपको, छोटे बच्चे को सोचिए, एक छोटा बच्चा है, उसको समोसे खाने बहुत पसंद है और उसको 10 रुपए 20 रुपए दिए गए कि सामान लेके आना है बाजार से, 10 रुपए के टमाटर लेके आने या 20 रुपए की कोई सब्जी लेके आनी है। हालांकि आज 20 रुपए की सब्जी तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी कल्पना कीजिए, बालक को समोसे खाने का बहुत शौक है और समोसे की दुकान भी सामने ही है, तो वह अपने संवेग पर नियंत्रण करता है कि नहीं करता? वो सोचता है कि अगर समोसा खा लूंगा तो जाते ही माँ कुत्ते की चप्पल लेगे। तो ऐसी जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है, बहुत सारी परिस्थितियां आती है जब हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना पड़ता है, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित करना होता है। जैसे आप अध्यापक बन गए और आपका प्रिंसिपल एक ऐसा व्यक्ति है, थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, वो आपको बात बात पर बिना गलती हुए भी डांटता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको क्या करना पड़ेगा? अपने आप पर नियंत्रण रखना पड़ेगा कि आप उसके सामने बोल नहीं सकते हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप प्रोबेशन में हैं। और अगर आप शादीशुदा है और आपका पत्नी से झगड़ा हो रहा है तो 2 बात आपको पत्नी की सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सामने बोलोगे उसके या लड़ाई को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं घर में ज्यादा जो है वो समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आप क्या करते हैं? चुपचाप 2 बात सुन लेते हैं और सुन के बाहर चले जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं यार, हम इसके बराबर नहीं होंगे। हालांकि ऐसा पत्नी भी करती है, केवल पति ही नहीं है, दोनों पक्षों में ऐसा होता है कि हम घर में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए परिस्थितियों के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं कि चलो उसने मुझे ये 2 बात कह दी है बट मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा या करूंगी। तो ये भी क्या है? एक तरीके से स्व नियंत्रण ही है। यह भी क्या है? स्व नियंत्रण ही है, एक तरीके से सेल्फ रेगुलेशन है, स्व नियमन है। व्यक्तित्व का संप्रति कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है? व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ होता है लैटिन भाषा पर्सोना से, यानी व्यक्तित्व का शाब्दिक अर्थ लैटिन शब्द पर्सोना से लिया गया है। पर्सोना जो शब्द है उसका अर्थ होता है मुखौटा, और मुखौटे का प्रयोग होता है नाटकों में, है ना। सामान्यतः यह समझा जाता है कि कोई व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है तो उसका व्यक्तित्व अच्छा है। ऐसे में व्यक्तित्व को किसी व्यक्ति के शारीरिक या बाह्य रूप के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है, जो कि पूर्णतः गलत है। ऐसा ही होता है, 99% आपका व्यक्तित्व आपके बाहरी दिखावे से ही तय किया जाता है। आज इस पढ़े लिखे दौर में 21वीं सदी में भी आपका व्यक्तित्व आपके बाहरी दिखावे से ही, आप कितने भी पढ़े लिखे हो,
आपने बहुत सारी डिग्रियां कर रखी है, आप एक दिन जो है दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा कालूस सा लगा लेते हैं, यानी मेले से हो जाते हैं, बाल बढ़ा लेते हैं, फटे से कपड़े पहन के रोड पे निकल जाओ, सारे लोग आपको भिखारी समझेंगे। सारे लोग आपको क्या समझेंगे? भिखारी समझेंगे। अच्छा, आपको लोग तो भिखारी समझेंगे जो समझेंगे। अगर ऐसी स्थिति में आप घर आओगे तो घर वाले भी लात निकाल के बाहर निकाले, तू आयो कड़ो भिखारी, तने रोटी चाहिए तो बारू ले ले, मायने कड़े बड़े एक और बापू मैं हूं, मैं तू कौन है, तन पेट बड़ा होगा भाग जा मारे इसे छोरो ही को नहीं है। तो आपको कोई नहीं पहचान पाएगा। आपका बाहरी जो दिखावा है वो ही आपका व्यक्तित्व है। आपका बाहरी दिखावा ही आपका क्या है? व्यक्तित्व है। एक सेकंड रुको। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आपको जो है वो दिक्कत आई, बीच में व्यवधान आया, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। हमारे पास कोई कॉल आ गया था इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगी आपको आवाज, अब आवाज आएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आवाज में। हम चर्चा ये कर रहे थे कि क्या है पर्सनैलिटी। हम ये कह रहे थे कि अगर आप एक भिखारी का वेश बना लेते हो तो आपको दुनिया वाला नहीं पहचानेगा। हाँ, ये बात हम मानते हैं तनु जी कि नहीं करना चाहिए, ये यहां पर भी लिखी हुई है कि ये पूर्णतः सही नहीं है, ये पूर्णतः सही नहीं है। हम ये बात को मानते हैं, मनोवैज्ञानिक मानते हैं और कक्षा 12 भी मानती है, बट समाज में ऐसा ही हो रहा है, समाज में हो ऐसा ही रहा है। मान लो एक लड़की है, थोड़ा सा उसका पक्का रंग है, और उसको जब भी लड़के वाले देखने आएंगे तो उसको कभी पसंद नहीं करेंगे, और वही लड़की सुंदर सा मेकअप करके और बिल्कुल गोरी गोरी बन जाएगी ना, तो उसका तुरंत रिश्ता हो जाएगा। दिखावा जरूरी हो रहा है समाज में, क्योंकि समाज की मानसिकता ऐसी हो गई है कि चाहे सत्य ना हो बट होना जरूरी है। तो बाहरी दिखावा ही आपका व्यक्तित्व है, बाहरी दिखावा ही आपका क्या है? व्यक्तित्व है। बाहरी दिखावा क्या है? व्यक्तित्व है। आज भी 21वीं सदी में भी ऐसा ही हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा। ओलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके प्रभावी समायोजन को निर्धारित करता है। ये जो शब्द है उसमें क्या कहा गया है? दो शब्दों से बना है ये
मनोशारीरिक, अर्थात मन और शरीर। मन का अर्थ क्या है? मस्तिष्क, और शरीर का अर्थ तो आपको पता है शरीर ही होता है। अर्थात व्यक्तित्व क्या है? आपके मानसिक विकास कैसा है आपका, अर्थात आपका ज्ञान कैसा है, प्लस आपका शरीर कैसा है। इन दोनों चीजों से मिलकर क्या बनेगा? व्यक्तित्व बनेगा। अर्थात मनोशारीरिक समायोजन ही आपका क्या है? व्यक्तित्व है। मनोशारीरिक तंत्र का वह गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है, वह क्या है? हमारा व्यक्तित्व है। लेकिन आजकल लोग, क्योंकि मन तो बाद में दिखता है, पहले तो चेहरा दिखता है। व्यक्तित्व के प्रकार की बात करते हैं, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, तो व्यक्तित्व के प्रारूप उपागम के आधार पर, प्रारूप उपागम क्या कहते हैं? टाइप अप्रोच क्या कहते हैं? कि एक जैसे व्यवहार करने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व एक जैसा होता है, तो उनकी एक टाइप बना दी। जैसे बहिर्मुखी जितने लोग हैं उनकी एक बहिर्मुखी टाइप हो गई, अंतर्मुखी लोगों की अंतर्मुखी टाइप हो गई। तो व्यक्तित्व के प्रारूप के रूप में वर्गीकृत करते हैं। एक प्रारूप में एक जैसे व्यवहार दर्शाने वाले व्यक्ति रखे जाते हैं। देखिए त्रिगुण, ये त्रिगुण देखो, सत्व, रजत्व और तमत्व। अर्थात व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया गया है भारतीय आयुर्वेद के अनुसार से। आयुर्वेद के अनुसार से एक तो जो सतत्व गुण, जिसमें यानी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, आइए तीनों की चर्चा करते हैं। भारतीय आयुर्वेद ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। इस पे चर्चा करते हैं। आइए इस पे चर्चा करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सात्विक यानी सतोगुणी। इसको सतोगुणी भी कहते हैं, इसको सात्विक भी कहते हैं। सतोगुणी क्या कहता है? ये ऐसे व्यक्तियों में सत्व गुण की प्रधानता के कारण इनमें स्वच्छता, सत्यवादिता, कर्तव्यनिष्ठता, अनुशासन आदि के गुण पाए जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी को हम सात्विक प्रवृत्ति का व्यक्ति बता सकते हैं कि वो हमेशा सत्य का साथ देते थे, स्वच्छता रखते थे, कर्तव्यनिष्ठ थे वो, और अपना एक अनुशासन रखते थे और उस अनुशासन का वो पालन किया करते थे। दूसरा आता है आपका राजसिक, या इसको रजोगुणी भी कहते हैं। रजोगुणी, ऐसे व्यक्तियों में रजगुण की प्रधानता के कारण इसमें तीव्र क्रिया, इंद्रिय तुष्टि की इच्छा, भौतिकवादीता, दूसरों के प्रति ईर्ष्या अधिकता हो जाती है। ऐसे जो लोग होते हैं वो हमेशा जलने वाले होते हैं, जलते रहते हैं वो। अरे वाह, उसके पास इतना सुंदर टी शर्ट, मेरे पास नहीं है, अब देखना मैं इसको काट दूंगा, मुझे हाथ लग गया। तो हम एक दूसरे से जलते हैं। जो व्यक्ति किसी दूसरे की प्रोग्रेस से जलता है वो आता है इस राजसिक प्रवृत्ति में। यह व्यक्ति जो होता है इंद्रिय संतुष्टि प्राप्त करने वाला होता है, यानी काम प्रवृत्ति में विलासी होता है। काम प्रवृत्ति इसमें ज्यादा हावी होती है, खाने पीने का ज्यादा शौकीन होता है, भौतिकवाद यानी दिखावे का ज्यादा शौकीन होता है, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखता है ये। फिर आता है तामसिक प्रवृत्ति का, इसे तमोगुणी भी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति में तम गुण की प्रधानता के कारण इसे क्रोध जल्दी आता है, क्रोधी होता है ये, घमंडी होता है, अवसादी होता है ये, और आलस्य इसमें होता है, असहायता की भावना होती है, किसी की भी सहायता नहीं करता है ये सारे गुण इसमें जो है वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिक जैसे सेल्डन, युंग, फ्रीडमैन, रोजेनमैन ने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं जिनका वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहले बात करते हैं सेल्डन के अकॉर्डिंग। सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3
प्रकार बताए हैं। पहला होता है गोलाकृति, इसे कहते हैं एंडोमॉर्फिक गोलाकृति, अर्थात ऐसे लोग जो मेरे जैसे गोल मटोल मोटे हो, जिनकी हाइट थोड़ी कम हो, मोटे जो ज्यादा हो, वो क्या कहलाते हैं? एंडोमॉर्फिक कहलाते हैं। क्लास हुई थी ना मॉर्निंग में? क्लास तो कोई रुकी नहीं है, प्रत्येक दिन क्लास हो रही है। सोशियोलॉजी की बुक आपको मिल जाएगी पीडीएफ में, बिल्कुल कन्हैयालाल जी। गोलाकृति में ऐसे व्यक्ति जो मोटे होते हैं, गोल होते हैं, मृदुल होते हैं, शिथिल होते हैं एंड सामाजिक एवं मिलनसार होते हैं, वो आते हैं किसमें? गोलाकृति के अंदर आते हैं। दूसरे आते हैं आयताकृतिक अर्थात मेसोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति मजबूत होते हैं, पेशीय शरीर वाले होते हैं, सुगठित शरीर और ऊर्जावान और साहसी होते हैं, यानी जिनका शरीर परफेक्ट होता है, वो आते हैं इसमें। इसके बाद आता है लंबाकृतिक, इसमें आता है एक्टोमॉर्फिक। ऐसे व्यक्ति जो पतले, लंबे, सुकुमार, कुशाग्र बुद्धि, कलात्मक और अंतर्मुखी होते हैं, वो आते हैं लंबाकृति के अंदर। तो ये 3 टाइप के व्यक्तित्व बताए किसने? सेल्डन ने। किसने बताए? सेल्डन ने बताए। किस आधार पर सेल्डन ने, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो सेल्डन ने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, वो किया शारीरिक गठन के आधार पर। शारीरिक गठन के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का जो है वो वर्गीकरण किया था। इसके बाद चलते हैं, क्लास मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप टेलीग्राम पे अगर जुड़े रहेंगे तो आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन प्लस हर क्लास की पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपको। इसके बाद युंग के अनुसार देखिएगा, जनरली आप गाइड में जब पढ़ते हैं तो आपको 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हैं कि युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहती है कि युंग ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। एक तो बताया था इन्होंने क्या? अंतर्मुखी, और दूसरा बताया था बहिर्मुखी। पहला अंतर्मुखी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति शर्मीले होते हैं, अपना समय अकेले व्यतीत करना पसंद करते हैं, दूसरे व्यक्तियों से बातचीत करने, उनसे प्रति अंतःक्रिया करने में ये असहज महसूस करते हैं। बहिर्मुखी कौन होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक बहिर्गामी होते हैं, लोगों से बातचीत करने, उनमें अंतर्क्रिया करना पसंद करते हैं। देखो, अंतर्मुखी व्यक्ति वो होता है जो अपने दिल की बात दिल में करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो कॉलेज में पढ़ने वाले, आपने आपके आसपास देखे होंगे, एक तरफा प्यार करने वाले। किशोरावस्था का उदाहरण देता हूं तो, जैसे कोई लड़का है, कॉलेज में पढ़ रहा है, बीएड कर रहा है, एक लड़की ने उसकी तरफ हंस के ये कह दिया, और भाई कैसे हो आप, कहां से हो? अब लड़के की तरफ अगर वो थोड़ी सी लड़की हंस गई है तो लड़का अंदर ही अंदर ये सोचने लगता है कि अरे वाह, ये तो मुझसे प्यार करती है, मुझे पसंद करती है। अब धीरे धीरे वो क्या करता है, अंतर्मुखी वो है, अब वो बाहर तो कहेगा नहीं किसी से, अंदर ही अंदर अपने मन में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लेगा कि मैं बहुत अच्छा हूं और ये मुझसे प्यार करती है, प्रेम करती है ना। और फिर अंदर ही अंदर जो है कई दिनों तक वो बात को रखेगा, और फिर कभी जाके हिम्मत करके अगर कह देगा तो उसको पता चलेगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर वो दुखी होगा। तो ऐसे लोग जो अपने मन के भावों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर ही अंदर बातों को रखते हैं, दूसरे लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, स्वार्थी किस्म के होते हैं, मतलबी किस्म के होते हैं, ऐसे सारे के सारे लोग जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। ये जो अंतर्मुखी प्रकृति के लोग होते हैं, ये पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, सामाजिकता में बहुत पीछे होते हैं। पढ़ाई में अच्छे, सामाजिकता में पीछे, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। इनके बहुत सारे दोस्त नहीं होते हैं, कुछ ही दोस्त होते हैं, और न के बराबर दोस्त होते हैं, इनके न के बराबर दोस्त होते हैं। अकेला रहना पसंद करते हैं, साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा पीछे रहते हैं। जबकि ये वाले जो लोग होते हैं बहिर्मुखी, इनकी एक अलग छवि होती है। ये कोई बात अंग की, अगर पेट में दर्द बहुत ज्यादा हुआ है, जगह बहिर्मुखी हुआ है जी, यानी कोई बात को बेरो पड़ जैसे नहीं तो अंग पेट में दर्द होना शुरू हो जैसी, फिर जब तक आप बात में कोई ने बता नहीं दे
जब तक आ बात कोई ने बता नहीं दे, जब तक वे सुखी को नहीं हुए। या मान लो बहिर्मुखी आदमी है, बहिर्मुखी लड़का या लड़की है, किसी से उसकी आंखें मिल गई तो सबसे ज्यादा ही जाके हॉस्टल में, जैसे मान लो वो हॉस्टल में रहता है, हॉस्टल में जाके सारा दोस्तान है, अरे ओए भैया आज से मैं लड़की का नहीं कोई देखा को नहीं, क्यों रहा, आज से मैं थारी भाभी है। ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैं आपको, इसको नेगेटिव ना लेना। आज से मैं कहानी कोई देखा को नहीं, आज से मैं थारी भाभी, सारे हॉस्टल में हल्ला मचा देगा, वो अपनी खिड़की पर नाम लिख लेगा, कॉपियों पे नाम लिख देगा। बहिर्मुखी है, सबको बताता फिरेगा, वो सबको बताता फिरेगा और उसको भी बता देगा जिसके बारे में ये चर्चा कर रहा है, क्योंकि इसके पेट में कोई बात खट्टे को नहीं। ये जो व्यक्ति होता है बहिर्मुखी प्रकृति का, ये पढ़ाई में होशियार नहीं होता है, नेतागिरी में होशियार होगो, हर काम में आगे रहोगो, नेतृत्व क्षमता इनकी ज्यादा होगी। चौधर पंचायती को जड़ काम होगो नहीं, या कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है, कोई खेल प्रतियोगिता है, ऐ तरीके का मामला में वो हमेशा के रहोगो, आगे रहोगो। ऐ तरीके का मामला में हमेशा के रहोगो, वो आगे रहोगो। पढ़ाई में सामान्य होगो, बहुत सारा दोस्त होगा, ऑलमोस्ट कॉलेज में पढ़ने रहा सारा लड़का लड़कियां दोस्त होसी, ऑलमोस्ट कॉलेज में पढ़ने रहा सारा लड़का लड़कियां दोस्त होसी, और सगड़ा काम करोगो। कोई ने मार्केट कॉपी ले देगो, और कोई ने पेन ले आके देगो, और कोई ने डायरी ले आके देगो, और कोई का लेसन प्लान बना देगो, और सबका चहिता भी होगा ये। अच्छा, सारे अध्यापक भी इसको पसंद करेंगे, साहसी प्रकृति का होगा, डरेगा नहीं, डरेगा नहीं है, कोई भी काम चाहे चोट लगनी है तो लग जाए, लेकिन काम करना है। इस प्रकृति के जो लोग होते हैं वो बहिर्मुखी प्रकृति के लोग होते हैं। क्या होते हैं? बहिर प्रकृति के लोग होते हैं, बहिर्मुखी प्रकृति के। इसके बाद आते हैं फ्रीडमैन एवं रोजेनमैन। कौन आते हैं? फ्रीडमैन एंड रोजेनमैन। फ्रीडमैन एंड रोजेनमैन ने व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों में धैर्य की कमी होती है, उच्च अभिप्रेरणा होती है, उतावलापन होता है, स्वयं के पास समय की कमी होती है, हर समय काम के बोझ में लदे होते हैं, अनुभव करना आदि विशेषताएं होती है। ऐसे स्वभाव के कारण टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप रहता, बीपी रहेंगे, उच्च कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इनके, ऐसी समस्या आती है। यानी ये हमेशा जीवन में टेंशन में रहे, बात सीधी सीधी है। देखो बाबू, ऐसा बार बार कमेंट ना करो, मैंने प्रैक्टिकल उदाहरण दिया है जो ऐसा होता है हमारे जीवन में, ऐसा जनरली होता है। या मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो, प्रैक्टिकल उदाहरण है कि नहीं है बता दो आप, क्या ऐसा नहीं होता है? ऐसा क्या होता नहीं है? प्रैक्टिकल उदाहरण है ये तो। टाइप बी के जो लोग आते हैं वो कौन से आते हैं? टाइप बी, ऐसे व्यक्तियों में टाइप ए की विशेषताओं का अभाव होता है। ये टाइप ए के ठीक विपरीत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, यानी टाइप ए से उल्टे होते हैं। कोई टेंशन नहीं है, पेपर है तो जैसी कोई टेंशन को नहीं, यानी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ज्यादा टेंशन लेते ही नहीं है, फ्री माइंड होके सारे काम करते हैं, ज्यादा प्रेशर अपने ऊपर लेते नहीं है, जिसके कारण ये हमेशा खुश रहते हैं। व्यक्तित्व के निर्धारक से तात्पर्य उन कारकों से होता है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। ऐसे कारक दो भागों में बांटे गए हैं, जैविक कारक होते हैं और पर्यावरणीय कारक होते हैं। जैविक कारकों में कौन से आते हैं? ये वे कारक होते हैं जो व्यक्ति के आनुवांशिक एवं जैविक प्रतिक्रियाओं से संबंधित होते हैं। जैविक कारकों में निम्न कारक सम्मिलित है, जैसे कि शारीरिक संरचना और शारीरिक स्वास्थ्य। आपका शरीर की संरचना कैसी है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये इसमें जनरली आता है। किसी व्यक्ति का शारीरिक संरचना और स्वास्थ्य उसके माता पिता के स्वभाव और स्वास्थ्य और वंशानुक्रम से होता है। ऐसा देखा गया है कि लंबे माता पिता के बच्चे भी लंबे होते हैं, और माता पिता की त्वचा के रंग का प्रभाव बच्चों पर भी पड़ता है। अगर माता पिता गोरे सुंदर है तो बच्चे भी गोरे और सुंदर होते हैं, लेकिन ये 100% हो ये जरूरी नहीं है, हो सकते हैं ऐसा। अर्थात
शारीरिक पक्ष के विकास में जैविक कारकों पर पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से मजबूत होता है तो उसका प्रभाव मानसिक शील गुणों के विकास पर भी पड़ता है। अंतःस्रावित ग्रंथियां भी इसको प्रभावित करती है। अंतःस्रावित वाहिनियां या ग्रंथियां जिसमें स्त्राव हार्मोन कहलाता है। शरीर में स्थित विभिन्न अंतःस्रावित ग्रंथियां जैसे पीयूष, एड्रेनल, थायराइड एंड पैराथायराइड, प्रक्रियास, यौन ग्रंथियां आदि किसी व्यक्ति के शारीरिक विकास को नियंत्रित करती है। यदि इसके द्वारा स्रावित हार्मोन के स्त्राव से कमी या अधिकता हो जाए तो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शारीरिक और मानसिक कमियों से जो है वो ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण उनका व्यक्तित्व प्रभावित होता है ना। किसी की अगर हाइट ज्यादा बढ़ जाती है तो उसमें भी हार्मोन है, किसी की हाइट कम रह जाती है तो उसमें भी हार्मोन का ही रोल है। तो ये सारे कारण, ये सारी चीजें हमारे हार्मोन पे डिपेंड करती है। इसके बाद पर्यावरणीय कारक आते हैं। हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं, हम कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं कि जैसलमेर में रहते हैं, यह आपके पर्यावरणीय कारक है जो आपके व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये ऐसे कारक हैं जिनका संबंध व्यक्ति के बाह्य वातावरण से, उसके समाज संस्कृति से है। पर्यावरणीय कारकों में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक शामिल किए जाते हैं। सामाजिक कारकों में व्यक्ति जिस समाज में रहता है, जिस परिवार में रहता है, वहां का वातावरण, आर्थिक स्थिति, पालन पोषण का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर पड़ता है। माता पिता का बहुत अधिक सख्त होना, बहुत अधिक लाड प्यार देना, बच्चों की हर बात को मानना व्यक्तित्व को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। परिवार के सदस्यों के मध्य आपसी संबंध अच्छे होने पर बच्चे आत्मविश्वास व अन्य लोगों पर विश्वास आदि के गुण विकसित करते हैं। विद्यालय परिवेश, मित्र समूह आदि कारकों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति जिस संस्कृति में पला बड़ा होता है वहां के तौर तरीकों, रीति रिवाजों, धार्मिक गुणों आदि उसके व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो डालते हैं। व्यक्तित्व का आंकलन कैसे करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कल। व्यक्तित्व का आंकलन पढ़ेंगे कल। तो बताओ व्यक्तित्व आपके समझ में आ रहा है? देखिए गाइड जितनी भी है, कोई बार बच्चे मुझे कॉल करके पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, सर बेस्ट बुक बता दो हमें शिक्षा मनोविज्ञान की। जितनी भी बुक छपी है मार्केट में, सारी की सारी बुकों का बेस है ये, सारी की सारी बुकों का बेस है। गाइड वाले क्या करते हैं कि बहुत सारा डाटा निकाल कर कॉपी करके छाप देते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी नहीं होता है। आप सीटेट 2011 से 21 तक, आरटेट 11 से 21 तक के कोई भी पेपर उठा के देख लो और कक्षा 11 और 12 से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कक्षा 11 और 12 से एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, हर क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएगा। अगर बेस्ट बुक चाहते हो तो कक्षा 11 और 12 पढ़ लो, बाकी आपकी मर्जी है, चाहे कहीं से भी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो सारी दुनिया ही बेस्ट है। लेकिन द बेस्ट पढ़नी है, सबसे अच्छा पढ़ना है, तो यही तरीका है, इन बुक को पढ़ें। अभी के लिए इतना ही। रात को 8:30 बजे फिर से मुलाकात करेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा।